गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग एसिड्स बेसिस और सॉल्ट से चैप्टर कर रहे थे। तो एसिड्स के बारे में तो वीडियो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, उसके बारे में बेसिस का भी थोड़ा सा डिस्कशन हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिस को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, मतलब प्रिपरेशन ऑफ बेसिस, प्रिपरेशन ऑफ बेसिस को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। देखो, बहुत सारा मेथड है बेसिस को प्रिपेयर करने का। ठीक है, लेकिन सबसे जो कॉमन मेथड है वो है मेटल से रिएक्ट करवा के, फ्रॉम मेटल्स। मेटल से कैसे मिलता है, देखो, कोई भी मेटल के साथ जब तुम ऑक्सीजन का रिएक्ट करवाओगे तो बेस मिलेगा तुमको। कोई भी मेटल के साथ अगर तुम ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाओगे, मतलब क्या हुआ, मेटल्स प्लस ऑक्सीजन, ये प्रोड्यूस करेगा बेसिस। ठीक है, तो मान लो जैसे कि मेरे पास, मान लो मेटल सोडियम है, इससे मैंने ऑक्सीजन रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो प्रोड्यूस क्या होगा, बेस प्रोड्यूस होगा। इसको लगेगा बैलेंस करने के लिए 4 Na लगेगा, और यहाँ पे प्रोड्यूस होगा बेसिस Na2O, इसका नाम है सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, ये एक बेस है। उसके बाद मान लो मैग्नीशियम, ये भी एक मेटल है, इसके साथ तुम ऑक्सीजन रिएक्ट करवाओगे तो क्या होगा, ये भी बेस होगा, लेकिन बैलेंस के लिए मुझे यहाँ पे 2 Mg देना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा 2MgO, इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी एक बेस है। तो सिंपली बेसिस को तुम अगर प्रिपेयर करना चाहते हो तो मेटल के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा दो, तो ये बेसिस का बेसिस फॉर्मेशन होगा, बेस फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये सबसे कॉमन मेथड है और सबसे ईजी भी है। अच्छा, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन रिएक्टिव मेटल्स। मतलब रिएक्टिव मेटल जो होगा, मतलब हर एक मेटल तो सेम रिएक्टिव नहीं होता है ना। बहुत सारा मेटल्स है जो बहुत ही हाई रिएक्टिव है, बहुत सारा मेटल्स है जो कि लो रिएक्टिव है। तो हाई रिएक्टिव किसी मेटल के साथ अगर तुम पानी का रिएक्शन कर दो तो भी तुमको बेस मिलेगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, बाय द एक्शन ऑफ वाटर, by the action of water on reactive metals, on reactive metals, रिएक्टिव मेटल के साथ अगर तुम वाटर को ट्रीट करोगे, रिएक्ट करवाओगे तो भी तुम्हें बेस मिलेगा। रिएक्टिव मेटल्स मतलब क्या, जैसे कि मान लो सोडियम हो गया, ठीक है, पोटाशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब रिएक्टिव मेटल से बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इन सब के साथ अगर तुम वाटर को ट्रीट करोगे तब जाकर तुम्हें बेस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हर एक मेटल के साथ तुम वाटर ट्रीट करोगे तो तुम्हें बेस मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। रिएक्टिव मेटल होना होगा। ठीक है, तो जैसे कि सोडियम अगर है, ठीक है, इसके साथ तुम पानी अगर ट्रीट करते हो, इसके साथ अगर तुम पानी ट्रीट करते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा, ऑब्वियसली बेस मिलेगा। बैलेंस करने के लिए 2 सोडियम लगेगा और 2 पानी लगेगा, तो मिलेगा क्या, 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है। ठीक है, और क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मान लो अगर पोटाशियम है, ये भी हाई रिएक्टिव मेटल है, 2 पोटाशियम लाएगा। ठीक है, पानी, और पानी भी 2 लगेगा, क्या मिलेगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब 2KOH और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अच्छा, और रिएक्टिव मेटल क्या है, जैसे कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम है, पानी ट्रीट करो, देखो कैल्शियम में सिर्फ 1 ही कैल्शियम लगेगा, 2 का ज़रूरत नहीं है। क्या प्रोड्यूस होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, और क्या प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन गैस। समझ में आ रहा है, मतलब क्या हुआ, कोई भी रिएक्टिव मेटल अगर है, कोई भी रिएक्टिव मेटल अगर है, उसके साथ अगर तुम पानी का ट्रीट करते हो, पानी का रिएक्शन करवाते हो, तो प्रोड्यूस होता है क्या, बेस। और इसको तुम एल्काली भी बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हैं हम बाद में बताते हैं। ठीक है, बेस और एल्काली प्रोड्यूस होता है, और क्या प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, तुम देखो जितना यहाँ पे रिएक्टिव मेटल के साथ तुम वाटर का ट्रीटमेंट किए हो, हर एक में तुम्हारा देखो हाइड्रोजन आया है। मतलब क्या, रिएक्टिव मेटल के साथ अगर वाटर का रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन आएगा ही आएगा, वन ऑफ द प्रोडक्ट, और एक बेस और एल्कली आता है। ठीक है, अब सवाल है इस बेस को हम एल्कली क्यों बोलेंगे। देखो, एल्कली किसको बोला जाता है, जो बेस पानी में सॉल्युबल है उसी को हम लोग एल्कली बोलेंगे। मतलब एल्कली बेसिकली एक बेस है, लेकिन हर एक बेस को तुम एल्कली नहीं बोल सकते। जो बेस पानी में सॉल्युबल होता है उसी को तुम एल्कली बोलोगे। और देखो, ये जो बेस यहाँ पे हम लोग को मिला है ना, ये क्या कैसे मिला है, वाटर के साथ रिएक्शन करके।
कोई भी अगर रिएक्टिव मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्शन किया है तब जाके मुझे ये बेस मिला है। मतलब क्या, ये जितना भी बेस है हर एक बेस तुम्हारे पानी में सॉल्युबल है, हर एक बेस पानी में सॉल्युबल है, इसीलिए इसको तुम एल्काली भी बोल सकते हो। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा मेथड प्रिपरेशन करने का, बेस। तीसरा मेथड क्या है, अगर सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड के साथ तुम वाटर का ट्रीटमेंट करो। क्या बोले? सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड मतलब क्या, एक मेटल रहेगा और एक ऑक्सीजन रहेगा। मेटल और ऑक्सीजन मिलके जो कंपाउंड फॉर्मेशन करता है उसी को बोला जाता है मेटल ऑक्साइड। तो जो मेटल ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल है उस टाइप का मेटल ऑक्साइड के साथ अगर तुम पानी का ट्रीटमेंट करते हो तब जाके तुम्हें बेस मिलेगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन soluble metallic oxides। ठीक है, अब मेटलिक ऑक्साइड्स क्या है ये तो हम बता दिए। मेटलिक ऑक्साइड मतलब क्या, एक मेटल रहेगा, ठीक है, एक ऑक्सीजन रहेगा। मतलब मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तब जाके जो फॉर्मेशन होता है उसका नाम है मेटलिक ऑक्साइड। कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो जो फॉर्मेशन करेगा उसको बोला जाता है मेटलिक ऑक्साइड। ठीक है, तो देखो एक नंबर में हम क्या पढ़े थे, मेटल से तुम्हें कैसे बेस मिलता है। तो देखो मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया करके बेस प्रोड्यूस किया। मतलब यहाँ पे जितना भी तुम देख रहे हो ना ये सारा तुम्हारा मेटल ऑक्साइड है। देखो मेटल ऑक्साइड कैसे फॉर्मेशन होता है, अभी अभी क्या बोले, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है करके जो मिलेगा वो तुम्हें मेटल ऑक्साइड बोलोगे तुम उसको। तो एक नंबर में क्या था, मेटल से तुम्हें कैसे बेसेस मिलता है यही पढ़ाए थे। तो देखो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके तुम्हें बेस मिल रहा है, मतलब यहाँ पे जितना भी बेस तुम्हें मिलेगा सभी तुमको तुम्हारा क्या होगा, मेटलिक ऑक्साइड होगा। मतलब क्या हुआ कि मेटलिक ऑक्साइड को हम लोग बेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो उस मेटलिक ऑक्साइड के साथ अगर तुम पानी का ट्रीट करते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा, बेस मिलेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मेटलिक ऑक्साइड्स, ठीक है, प्लस पानी H2O, तुम्हें मिलेगा क्या, बेस। और ये बेस को भी तुम एल्कली बोल सकते हो क्योंकि ये पे जितना भी बेस तुम्हें मिलेगा हर एक बेस तुम्हारे पानी में सॉल्युबल होगा क्योंकि पानी से रिएक्शन होके आ रहा है, इसीलिए मतलब वो एल्कली होगा, उसको एल्कली बोल सकते हो तुम। ठीक है, अच्छा, कुछ मेटल ऑक्साइड है जो पानी से रिएक्शन करता है, जैसे कि मान लो सोडियम का ऑक्साइड होगा, पोटाशियम का ऑक्साइड होगा, कैल्शियम का ऑक्साइड होगा। सोडियम का ऑक्साइड मतलब Na2O, ठीक है, पोटाशियम का ऑक्साइड मतलब K2O, कैल्शियम का ऑक्साइड मतलब CaO। ये हर एक तुम्हारा क्या, मेटलिक ऑक्साइड है। और हर एक मेटलिक ऑक्साइड को अगर तुम पानी से ट्रीट करते हो तो तुम्हें बेस मतलब एल्कली मिलेगा। हर एक को तो अगर तुम पानी से ट्रीट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, बेस या फिर एल्कली मिलेगा। जैसे यहाँ पे सोडियम है मतलब यहाँ पे 2NaOH होगा, ठीक है, यहाँ पे पोटाशियम है मतलब यहाँ पे 2KOH होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कैल्शियम है मतलब यहाँ पे CaOH का होल 2 होगा। ये हर एक तुम्हारा क्या होगा, बेस है, और ये बेस पानी में सॉल्युबल है, मतलब इसको तुम एल्कली भी बोल सकते हो। तो ये तीसरा मेथड हो गया बेस प्रिपरेशन करने का। चौथा वाला मेथड क्या है, देखो चौथा वाला मेथड मतलब डबल डिकम्पोजिशन मेथड। ये सवाल पूछता है एग्जाम में, ठीक है, तो ठीक से देखना है इसको। डबल डिकम्पोजिशन बाय डबल डिकम्पोजिशन। देखो डबल डिकम्पोजिशन क्या है, डबल डिकम्पोजिशन मतलब एक सॉल्ट सॉल्यूशन रहेगा, उसको तुम बेस से रिएक्शन करोगे। एक सॉल्ट सॉल्यूशन रहेगा, उस सॉल्ट सॉल्यूशन को तुम बेस या फिर एल्कली से उसको रिएक्ट करोगे। रिएक्ट करके तुम्हें मिलेगा क्या, एक बेसिक हाइड्रोक्साइड मिलेगा और एक नॉर्मल सॉल्ट मिलेगा। इसको बोला जाता है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डिकम्पोजिशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल डिकम्पोज हो रहा है, 2 बार डिकम्पोज हो रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखो पहले हम रिएक्शन लिखते हैं, उसके बाद तुमको समझाते हैं कि कहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली रिएक्शन क्या है, एक सॉल्ट सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, उसको ट्रीट करना होगा एल्कली के साथ, मतलब बेस के साथ। ठीक है, मतलब ऐसा बेस जो पानी में सॉल्युबल होगा, तभी उसको हम एल्कली बोल पाएंगे। तो उस टाइप का बेस के साथ मतलब एल्कली के साथ तुम सॉल्ट सॉल्यूशन को रिएक्ट करोगे। मिलेगा क्या रिएक्ट करके, तो मिलेगा एक बेसिक हाइड्रोक्साइड मिलेगा और मिलेगा नॉर्मल
सॉल्ट। ठीक है, तो देखो हम एग्जाम्पल देखे कराते, ये हम इरेज कर दे रहे, ठीक है। देखो तो सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब क्या, देखो मान लो हम एक सॉल्ट लिए FeCl3, FeCl3 एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, फेरस FeCl3 फेरिक क्लोराइड, ठीक है, FeCl3। बेस मान लो ले लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लेंगे, ठीक है। क्या मिलेगा, एक हाइड्रोक्साइड मिलेगा। हाइड्रोक्साइड मतलब क्या, OH रहेगा। ये हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है, यहाँ पे एक OH रहेगा, ठीक है, क्योंकि मेटल तुम्हारा क्या है, Fe है, मतलब क्या होगा, FeOH का होल थ्राइस होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका तुम्हें प्रेसिपिटेट मिलेगा, प्लस क्या होगा, एक नॉर्मल सॉल्ट बोले मतलब क्या होगा, NaCl, ठीक है। यहाँ पे देखो डबल डिकम्पोजिशन कहाँ पे हो रहा है, पहला देखो FeCl3 जो है ना, FeCl3 पहले ब्रेक हो जाएगा। कैसे ब्रेक होगा, Fe3 प्लस प्लस 3Cl माइनस, ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। NaOH कैसे ब्रेक होगा, Na प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। तो ये है पहला डिकम्पोजिशन, पहला डिकम्पोज होगा। दूसरा बार डिकम्पोजिशन कब होगा, Fe3 किसके साथ पेयर हो जाएगा, इस OH के साथ, तो Fe3OH होगा, FeOH होल 3। और Cl माइनस किसके साथ पेयर होगा, इस OH के साथ, सॉरी Cl माइनस पेयर होगा किसके साथ, इस Na के साथ, मतलब NaCl होगा। देखो NaCl हुआ है, मतलब पहला जो डिकम्पोजिशन है ये वाला और ये वाला जो डिकम्पोज हुआ है अपने अपने रेस्पेक्टिव आयंस पे, ये Fe3 प्लस Cl3Cl माइनस में, ये Na प्लस और OH माइनस में, ये पहला डिकम्पोजिशन है। दूसरा डिकम्पोज कब हो रहा है, जब Fe3 प्लस इसके OH माइनस से जुड़ रहा है और ये Cl माइनस इसका Na प्लस से जुड़ रहा है, यह दूसरा डिकम्पोजिशन। मतलब क्या होगा, डबल डिकम्पोजिशन हो गया, 2 बार हुआ, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, देखो और एक एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लो अगर हम बात करें सॉल्ट सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का, CuSO4, ये भी एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट नाम है इसका। इसके साथ तुम रिएक्शन करोगे NaOH, 2 NaOH, बैलेंस करने के लिए 2 देना पड़ेगा। अब सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ अगर तुम एल्कली, मतलब यहाँ पे NaOH एल्कली है, इसको रिएक्शन करते हो तो मिलेगा क्या, बेसिक हाइड्रोक्साइड मिलेगा। हाइड्रोक्साइड मतलब क्या, एक OH रहेगा, ठीक है। अच्छा तो देखो CuSO4 जब टूटता है, डिकम्पोज होता है, कैसे डिकम्पोज होगा, कॉपर 2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस में, ठीक है। ये कैसे डिकम्पोज होगा, ये डिकम्पोज होगा Na प्लस प्लस OH माइनस में, ठीक है। अब देखो Cu2 प्लस किसके साथ जाएगा, OH के साथ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोक्साइड हो रहा है, मतलब Cu2 प्लस OH से पेयर अप होगा। फॉर्मूला क्या होगा, CuOH का होल 2, मतलब इसका नाम क्या होगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये एक बेसिक हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस होगा, एक नॉर्मल सॉल्ट होगा। तो देखो Na किसके साथ जाएगा, SO4 के साथ चला जाएगा, मतलब Cu2 प्लस इसके साथ, OH माइनस के साथ, और SO4 2 माइनस Na प्लस के साथ। तो Na प्लस अगर SO4 2 माइनस से जुड़ेगा तो क्या क्या मिलेगा तुमको, Na2SO4 मिलेगा। ये नॉर्मल सॉल्ट है, इसका नाम क्या है, सोडियम सल्फेट, Na2SO4। देखो यहाँ पे Na प्लस है, यहाँ पे SO4 2 माइनस से जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा, Na2SO4 होगा। देखो Na2SO4 है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से तुम्हें करना होगा, थोड़ा समझ के रिएक्शन करना है, क्योंकि केमिस्ट्री में इतना रिएक्शन है, इतना रिएक्शन है, तुम कितना रटोगे, ठीक है। तो समझ के लिखना पड़ेगा, समझ के पढ़ना पड़ेगा, ताकि तुम्हें समझ में आए। अगर तुम एग्जाम में भूल भी जाओगे तो भी इस तरीके से अगर इसको याद रखोगे तो ईजिली कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि भूलने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि इतना रिएक्शन है, पॉसिबल नहीं है अगर हर एक को तुम रटोगे तो। पढ़ो रटो, लेकिन समझ के रटो, ताकि तुम्हें याद आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर भूल भी जाओगे फिर भी तुम्हें याद आ जाएगा कि ऐसे पढ़े थे हम लोग, ठीक है। और इसका जो है, इसका प्रेसिपिटेट मिलेगा तुमको ऐसे, जैसे पहले मिला था, इसका भी यहाँ पे प्रेसिपिटेट मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, अगर डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से तुम बेस का प्रिपेयर करते हो तो ये ऐसे होता है बेस का प्रिपरेशन, ठीक है। चलो पांचवा वाला मेथड क्या है, चौथा वाला मेथड हो गया। अब पांचवा वाला मेथड देखो, पांचवा वाला मेथड देखो, पांचवा वाला मेथड क्या है, एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल सल्फाइड्स। कोई भी मेटल सल्फाइड के साथ अगर तुम ऑक्सीजन का रिएक्शन करते हो तो भी तुम्हें बेस मिलेगा, मतलब एक मेटल ऑक्साइड मिलेगा। और मेटल ऑक्साइड तो बेस होता है, ठीक है, इसलिए बोले। मतलब यहाँ पे मेटेलिक सल्फाइड होगा, हम लोग हेडिंग क्या लगाएंगे, हेडिंग लगाओ बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल सल्फाइड्स, ऑन मेटल
सल्फाइड्स। मेटल सल्फाइड्स मतलब क्या? मेटल जब सल्फर से रिएक्शन करता है तब उसको मेटल सल्फाइड बोला जाता है। मेटल सल्फाइड मतलब क्या? कोई भी मेटल जब सल्फर से रिएक्शन करेगा तब तुम्हें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको बोला जाता है मेटल सल्फाइड्स, उसको बोला जाता है मेटल सल्फाइड। ठीक है, तो ऐसे मेटल सल्फाइड के साथ अगर तुम ऑक्सीजन का रिएक्शन करते हो तो भी तुम्हें क्या मिलेगा? बेस मिलेगा। ठीक है, तो मेटल सल्फाइड मान लो जैसे कि मेटल जिंक है और सल्फर, इसका नाम क्या है? जिंक सल्फाइड। क्योंकि जिंक मेटल है इसलिए जिंक सल्फाइड बोलेंगे। मतलब ये भी एक वन टाइप ऑफ मेटल सल्फाइड है जिसमें जिंक मेटल सल्फर के साथ रिएक्शन किया है, मतलब जिंक सल्फाइड फॉर्मेशन हुआ है। इसके साथ अगर तुम ऑक्सीजन रिएक्शन करते हो, बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 देना पड़ेगा, यहाँ पे 3 देना पड़ेगा, तो फॉर्मेशन क्या होगा? क्या फॉर्मेशन होगा? एक बेस का फॉर्मेशन होगा। बेस मतलब क्या? मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मतलब ZnO 2ZnO ये 2 है। ठीक है, 2ZnO ये जिंक ऑक्साइड है, मतलब एक मेटेलिक ऑक्साइड है। मेटेलिक ऑक्साइड मतलब क्या? बेस। और क्या मिलेगा तुम्हें? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है 2SO2। ठीक है, ये एक मेटल ऑक्साइड है और मेटल ऑक्साइड को बेस बोला जाता है क्योंकि तुम देखो पहले किए थे ना एकदम प्रिपरेशन ऑफ बेस का पहला वाला जो प्रोसेस था, मेटल से कैसे मुझे बेस मिलेगा? मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन रिएक्शन करोगे तो तुम्हें बेस मिलता है, और मेटल के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करते हो तो क्या मिलेगा? मेटलिक ऑक्साइड मिलता है जो कि एक बेस है। मतलब क्या हुआ? मेटलिक ऑक्साइड एक बेस है। ठीक है, मेटलिक ऑक्साइड मतलब क्या? जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तब उसको हम लोग मेटलिक ऑक्साइड बोलते हैं, और मेटल तो ऑक्सीजन का रिएक्शन करके बेस मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि मेटलिक ऑक्साइड एक बेस है। ठीक है, तो वही उसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग अप्लाई किए। देखो जिंक मेटल सल्फाइड है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो तुम्हें क्या मिला है? यहाँ पे मेटल ऑक्साइड मिला है। मेटल ऑक्साइड मतलब क्या? एक बेस है, मतलब ये एक बेस का प्रिपरेशन है, मतलब इसको तुम क्या बोल सकते हो? मेटल ऑक्साइड बोल सकते हो। और ये एक बेस भी है क्योंकि मेटल ऑक्साइड इज अ वन टाइप ऑफ बेस, और इस बेस का नाम क्या है? जिंक ऑक्साइड। ठीक है, अच्छा और एक तो मेटल सल्फाइड लो, जैसे मान लो लेड। लेड का फॉर्मूला है Pb। सल्फर के साथ अगर रिएक्शन करेगा Pb तो उसको बोला जाएगा लेड सल्फाइड। मतलब ये लेड सल्फाइड का फॉर्मूला है, ये भी एक मेटल सल्फाइड है। ठीक है, ये भी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या फॉर्मेशन करेगा? एक मेटल ऑक्साइड का। यहाँ पे मेटल क्या है? लेड होगा, मतलब जो फॉर्मेशन होगा वो तुम्हारा क्या होगा? लेड ऑक्साइड होगा, जिसका फॉर्मूला है 2PbO। ये लेड ऑक्साइड है, ये भी एक मेटल ऑक्साइड है, मतलब एक बेस है। ठीक है, और क्या फॉर्मेशन होगा? सल्फर डाइऑक्साइड का 2SO2। ठीक है, मतलब क्या हुआ? कोई एक मेटल सल्फाइड, कोई अगर मेटल सल्फाइड या मेटलिक सल्फाइड अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो उसे क्या मिलता है? मेटलिक ऑक्साइड मिलता है। मेटलिक ऑक्साइड मिलता है जो कि एक बेस है, और क्या मिलता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलता है। समझ में आ रहा है? देखो हर एक में तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, तो ये सब तुम्हारा बेस का प्रिपरेशन है। ये पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेस का प्रिपरेशन का। ठीक है, अच्छा तो 5 प्रिपरेशन हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, और भी 2 प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम लोग बेस को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो 5 प्रोसेस हम लोग पढ़े, टोटल 7 प्रोसेस है बेस को प्रिपरेशन करने का। तो 5 हो गया। 6 वाले में आते हैं। ठीक है, नंबर 6, 6 नंबर प्रोसेस क्या है? 6 नंबर प्रोसेस है डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट। अगर सॉल्ट को डिकम्पोज करते हो तो भी तुम्हें क्या मिलेगा? बेस मिलेगा। बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट्स को अगर डिकम्पोज करोगे फिर भी तुम्हें बेस मिलेगा। देखो सॉल्ट मतलब, देखो डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है? सॉल्ट को अगर तुम ऐसे भी बोल सकते हो मेटल कार्बोनेट। मेटल जो मेटल कार्बोनेट है वही तुम्हारा सॉल्ट है, क्योंकि सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है जब मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करता है। कोई भी एक कार्बोनेट ग्रुप से जब मेटल रिएक्शन करता है तब जाके सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अच्छा मेटल कार्बोनेट मतलब कैसे फॉर्मेशन होगा? अगर कोई एक एसिड लोगे तुम, मान लो कोई अगर एसिड लिए उसको अगर बेस के साथ ट्रीट करते हो तब जाके क्या प्रोड्यूस होता है? एसिड बेस रिएक्शन करके आपस में सॉल्ट और पानी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एसिड है वो कहाँ से आ रहा है? मेटल से आ रहा है। और जो बेस है वो कहाँ से आ रहा है? कार्बोनेट ग्रुप से आ रहा है। मतलब मेटल और कार्बोनेट आपस में जब रिएक्शन करता है तब जाके सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मतलब सॉल्ट का दूसरा नाम क्या होगा? मेटल कार्बोनेट। समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा तो मेटल कार्बोनेट जब रिएक्शन करेगा, मतलब जो सॉल्ट रिएक्शन करेगा तब जाके फॉर्मेशन होता है बेसिस का। ठीक है, तो कैसे रिएक्शन होता है? जैसे मेटल कार्बोनेट को हम लोग क्या करेंगे? हीट कर देंगे। क्या करेंगे? मेटल कार्बोनेट को हीट कर देंगे। ये हीट का साइन है, ये ट्राइंगल बनाए ना, ये ट्राइंगल तुम्हारा हीट का साइन है। ठीक है, तो मेटल कार्बोनेट को क्या करना होगा? हीट करना होगा। अगर मेटल कार्बोनेट को तुम हीट करोगे तो तुम्हें मिलेगा क्या? एक बेसिक ऑक्साइड मिलेगा, एक बेसिक ऑक्साइड मिलेगा, और क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। हमेशा
ये जो बेसिक ऑक्साइड है यही तुम्हारा बेस है, ठीक है। जैसे कि मान लो एक सॉल्ट ले लो, मतलब मेटल कार्बोनेट ले लो, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, मेटल कार्बोनेट है, मतलब एक सॉल्ट है, ठीक है। इसको तुम हीट करो, क्या मिलेगा तुम्हें, बेसिक ऑक्साइड मिलेगा। बेसिक ऑक्साइड मतलब क्या, एक ऑक्सीजन रहेगा, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन कैसे होगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये एक बेसिक ऑक्साइड है जो कि बेस है, और क्या मिलेगा, CO2, ठीक है। और एक एग्जाम्पल लो, ये CaCO3 का हो गया, ठीक है। अगर तुम CaCO3 ना लेके CuCO3 लेते तो क्या होता, ठीक है। हीट करो तो सेम होगा, Ca की जगह Cu आ जाएगा, बस, और कुछ चेंजेस नहीं है। यह भी एक बेसिक ऑक्साइड है CuO, इसका नाम है क्यूप्रस ऑक्साइड और इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। तो एक बेसिक ऑक्साइड है, मतलब वन टाइप ऑफ बेस है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या दिखाए, कैल्शियम कार्बोनेट दिखाए और कॉपर कार्बोनेट दिखाए, CaCO3 और CuCO3। सवाल आता है कि कैल्शियम और कार्बोनेट और कॉपर कार्बोनेट को हीट करने से तुम्हें ये बेसिक ऑक्साइड मिल जाएगा। तो अगर हम लोग सोडियम को ले, जैसे कि अगर NaNO3 ले, जैसे CaCO3 CuCO3 लिए थे, तो वैसे अगर सोडियम मेटल ले, मतलब Na2CO3 अगर लेंगे तो Na2CO3 अगर लेंगे तो यहाँ पे जैसे कैल्शियम मेटल लिए है और कॉपर मेटल लिया है। अगर ये दोनों ना लेके हम अगर सोडियम मेटल ले तो कैसा होता, जैसे कि अगर Na2CO3 लेंगे तो क्या होगा, जैसा इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। और अगर पोटाशियम लेंगे, जैसे K2CO3, पोटाशियम कार्बोनेट लेंगे, उसको अगर हीट करेंगे तो मुझे क्या बेसिक ऑक्साइड मिलेगा, आंसर होगा नहीं। इन दोनों को हीट करने से तुम्हें बेसिक ऑक्साइड मिलेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग है, ये इतना इजीली हीट देने से डिकम्पोज नहीं करता है। जैसे कि ये दोनों डिकम्पोज हो गया और तुम्हें बेसिक ऑक्साइड मिल गया, इससे कैल्शियम ऑक्साइड और इससे कॉपर ऑक्साइड, वैसे सोडियम कार्बोनेट और पोटाशियम कार्बोनेट से तुम्हें ये मिलेगा नहीं, ये बेसिक ऑक्साइड नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको हीट करने से इतना इजीली डिकम्पोज नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग है इसीलिए। तो आंसर क्या होगा कि सोडियम कार्बोनेट और पोटाशियम कार्बोनेट इतना इजीली डिकम्पोज नहीं करता है हीट देने से, तो इन दोनों को हीट करने से तुम्हें क्या बेसिक ऑक्साइड मिलेगा नहीं, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान में रखना। अच्छा, लास्ट प्रोसेस नंबर 7, देखो प्रोसेस नंबर 7 है एमोनियम हाइड्रोक्साइड। एमोनियम हाइड्रोक्साइड से तुम्हें मिलेगा, क्या बोले, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर तुम एक बहुत ही क्या वीक बेस है, ठीक है। तो एमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर तुम प्रिपेयर करना चाहते हो तो सिंपली एमोनिया को वाटर के साथ ट्रीट कर दो, तो एमोनियम हाइड्रोक्साइड तुम्हें मिल जाएगा। एमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब NH4OH, ये भी एक वन टाइप ऑफ बेस है, ठीक है। इसका नाम है एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैसे तुम प्रिपेयर करोगे, ये भी तो एक बेस है ना, इसको, ये बहुत ही वीक बेस है, बहुत ही उतना स्ट्रांग नहीं है, वीक बेस है। तो इसको तुम कैसे प्रिपेयर करोगे, सिंपली एमोनिया गैस को पानी में सॉल्युबल कर दो। तो एमोनिया गैस को अगर पानी में तुम सॉल्युबल करोगे तो एमोनिया गैस डिजोल्व हो जाएगा, क्योंकि एमोनिया पानी में बहुत डिजोल्व होता है, बहुत सॉल्युबल है एमोनिया गैस पानी में, ठीक है। तो उसको अगर तुम पानी में डिजोल्व करोगे तो तुम्हें NH4H मिल जाएगा, जो कि एक वीक बेस है। मतलब ये एमोनिया है, NH3, ये पानी है। तो एमोनिया को तुम पानी में सॉल्युबल कर दो, क्योंकि एमोनिया पानी में बहुत सॉल्युबल है, ठीक है। इसको अगर तुम ट्रीट कर दोगे तो ये तुम्हें NH4H मिल जाएगा, इसका नाम है एमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये बहुत ही एक वीक बेस है, वीक बेस मतलब वीक एल्काली भी बोल सकते हो, क्योंकि ये जो एल्काली, ये जो बेस है ना, ये पानी में सॉल्युबल होता है, क्योंकि पानी से रिएक्शन हो रहा है इसलिए। तो पानी से सॉल्युबल अगर है तो उस बेस को तुम एल्काली बोल सकते हो, मतलब ये क्या है, एक वीक बेस या तो वीक एल्काली है। तो ऐसे ये प्रिपेयर कर सकते हो तुम, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारा कैसे हम लोग बेस को प्रिपेयर करेंगे, ये प्रिपरेशन ऑफ बेसिस तुम्हारा ख़त्म, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेस प्रिपरेशन के बाद कि बेसिस का क्या क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे एसिड का प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, बेसिस का भी तो प्रॉपर्टी होगा। तो हेडिंग करो प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। देखो बेसिस का जैसे तुम्हारा क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, केमिकल प्रॉपर्टी भी होगा, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, पहले फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, देखो फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या, बेसिस जो होता है वो बहुत ही मतलब टेस्ट क्या होता है उसका, बीटर टेस्ट होता है। अगर टेस्ट के बारे में जाएंगे तो बेसिस का टेस्ट होता है बहुत ही बीटर, ठीक है, टेस्ट बीटर, ये पहला फिजिकल प्रॉपर्टी है। दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी है दे आर सोपी टू टच। मतलब क्या है, अगर उसको टच करोगे तो साबुन जैसा फीलिंग आएगा तुमको, जैसे साबुन बहुत स्लिपरी होता है ना, टच करने से स्लिप करता है, स्लिपरी होता है बहुत, वैसे फीलिंग आएगा तुम्हारा। मतलब ये क्या है, दे आर सोपी इन टच, दे आर सोपी
इन टच, बहुत ही सोपी सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी। तीसरा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? तीसरा फिजिकल प्रॉपर्टी होगा कलर चेंज शो करेगा। इंडिकेटर अगर तुम इसमें डालोगे तो इंडिकेटर्स जैसे कलर चेंज करता है ना, बेस में डालने से एक कलर, एसिड में डालने से एक कलर, तो ये बेस भी क्या, इंडिकेटर डालने से कलर चेंज दिखाएगा तुमको, ठीक है। मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग प्रॉपर्टी के अंदर, दे चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर्स, दे चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर्स, ठीक है। ये तीन तो प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे कि अगर इंडिकेटर मान लो बहुत सारे इंडिकेटर है, जैसे लिटमस है, ठीक है, उसका बाद मिथाइल ऑरेंज है, ये सब इंडिकेटर का नाम है, ठीक है। इंडिकेटर तो पहले बोले थे कि इंडिकेटर्स क्या, एक केमिकल सब्सटेंस है जो कलर चेंज को दिखाता है। मतलब एक सॉल्यूशन वो एसिड है कि बेस है, वो तुम इजीली डिस्टिंग्विश कर पाओगे विद द यूज़ ऑफ इंडिकेटर्स। ये एक केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लो लिटमस हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, उसके बाद फेनोप्थेलिन, ये भी है फेनोप्थेलिन, ये भी है, PHNOLP, फेनोप्थेलिन, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये भी एक तीनों इंडिकेटर है। तो अगर तुम कलर चेंज कैसे होता है, अगर लिटमस डालोगे तुम तो ये रेड से ब्लू हो जाएगा। लिटमस ओरिजिनली रेड कलर है, अगर बेस सॉल्यूशन है तो बेस अगर होगा तो लिटमस का रेड कलर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये सॉल्यूशन बेस है। मिथाइल ऑरेंज क्या होगा? मिथाइल ऑरेंज का कलर तो ऑरेंज है, ये ऑरेंज से सीधा येलो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो तुम्हें पता लगेगा कि ये सॉल्यूशन मेरा बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, फेनोप्थेलिन का कोई कलर नहीं होता है, फेनोप्थेलिन एक कलरलेस सॉल्यूशन है, लेकिन अगर इसको तुम बेस में डालोगे तो ये सीधे कलरलेस से पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये मेरा सॉल्यूशन जो है वो बेस है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया तुम्हारा क्या, बेसिस का फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, जो मेन इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। देखो हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, हेडिंग करो केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर पहला जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। देखो केमिकल प्रॉपर्टी, देखो बेसिस का पढ़ेंगे ना, तो इसमें बेस का जब केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत एल्कली भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि एल्कलीज आर बेसिकली बेसिस, लेकिन वो पानी में सॉल्युबल होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग एल्कलीज को एल्कलीज को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो वन टाइप ऑफ बेस है, लेकिन हर एक बेस को एल्कली तो नहीं बोल सकते, क्योंकि हर एक बेस पानी में सॉल्युबल होता नहीं है। तो बेसिस का प्रॉपर्टी जब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, थोड़ा बहुत एल्कली भी डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। तो पहला जो प्रॉपर्टी है एल्कली का, कि एल्कलीज अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर एल्कली स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग एल्कली क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले सकता है एयर से। एयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, तो एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकता है अगर एल्कली स्ट्रॉन्ग है तो ये एक एल्कली का प्रॉपर्टी है। अगर एल्कली स्ट्रॉन्ग है तो, वीक एल्कली से नहीं होगा। तो एल्कली अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करके उसको कार्बोनेट में कन्वर्ट कर सकता है, तो ये एक प्रॉपर्टी है एल्कलीज का, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एल्कली, ठीक है, ये क्या करेगा, एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा, एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके उसको कन्वर्ट करेगा किस में, कार्बोनेट में, कार्बोनेट में कन्वर्ट करेगा, और तुम्हें क्या मिलेगा उसके साथ, पानी, वाटर मिलेगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एल्कली एक नाम बताओ, जैसे कि मान लो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक स्ट्रॉन्ग एल्कली है। उसके बाद KOH, ये एक स्ट्रॉन्ग एल्कली है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दोनों को अगर तुम ऐसे खुले हवा में छोड़ दोगे तो वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा, करके रिस्पेक्टिव कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 देना पड़ेगा, ठीक है। तो किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा। अब अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा, मतलब N2CO3, और मिलेगा पानी, समझ में आ रहा है। और अगर पोटाशियम रहा तो वो पोटाशियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा, जिसका फॉर्मूला है K2CO3 और पानी, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो ये है पहला केमिकल प्रॉपर्टी।
दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी क्या है एल्कालिस का? देखो एल्कालिस या बेस का दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी होगा कि ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। अगर तुम इसको एसिड के साथ ट्रीट करोगे, एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे, तो ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। न्यूट्रलाइज करके क्या मिलेगा तुम्हें? पानी और सॉल्ट, क्योंकि एसिड और बेस को आपस में तुम रिएक्शन करोगे तो सॉल्ट और पानी तो मिलता है। ठीक है, मतलब इसका न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी है बेसिस का, ये इजीली एसिड को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट और वाटर तुम्हें देगा। ठीक है, मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, कोई भी बेस को अगर वो एल्कली भी होगा तो भी या तो बेस या तो एल्कली। ठीक है, इसको अगर तुम एसिड से रिएक्शन करवाओगे तो एसिड को न्यूट्रलाइज करके तुम्हें सॉल्ट और पानी देगा, सॉल्ट और पानी देगा। ठीक है, तो कोई भी एक बेस या एल्कली ले लो, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है। ठीक है, उसके बाद अगर तुम FeOH लोगे, ये भी एक बेस है। ठीक है, इसको अगर तुम एसिड के साथ ट्रीट करोगे, मान लो हम HCl एसिड लेंगे, तुम दूसरे एसिड भी ले सकते हो, तो पहले बात तो तुम्हें मिलेगा क्या, HCl का जो एसिडिक कैरेक्टर है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, वो न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट मिलेगा तुमको। यहाँ पे कैल्शियम है तो क्या सॉल्ट मिलेगा, CaCl2 और पानी। ठीक है, यहाँ पे आयरन है, मतलब यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, आयरन का सॉल्ट मिलेगा, FeCl2 प्लस पानी। समझ में आ रहा है? ठीक है, और बैलेंस करने के लिए तुम्हें यहाँ पे 2 देना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 देना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो यह है इसका दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी क्या है बेसिस का? देखो तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी मतलब कोई भी बेस या तो एल्कली, अगर उसको तुम मेटालिक सॉल्ट के साथ रिएक्शन करते हो, ठीक से सुन लो, कोई भी बेस या एल्कली को अगर तुम कोई भी मेटालिक सॉल्ट के साथ रिएक्शन करते हो तो वो तुम्हें क्या मिलेगा, एक इंसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर तुम कोई भी मेटालिक सॉल्ट के साथ तुम बेस का रिएक्शन करवाते हो तो तुम्हें उस रिएक्शन से एक इंसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा। मतलब जो मेटालिक सॉल्ट तुम रिएक्शन करवा रहे हो बेस के साथ, उसी मेटल का जो हाइड्रोक्साइड होगा, उस हाइड्रोक्साइड का इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट तुम्हें मिलेगा। मतलब क्या हुआ, तुम्हें एक इंसॉल्युबल मेटालिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा अगर तुम कोई भी मेटालिक सॉल्ट को बेस से रिएक्शन करवाते हो तो बेस करता क्या है, बेस उस मेटालिक सॉल्ट में से मेटल को निकाल के उसका हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर देगा उसको, इसीलिए तुम्हें मेटालिक सॉल्ट का जो इंसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड है वो तुम्हें मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये दूसरा ये तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी है। तो ऐसे हम लोग क्या लिखेंगे, मेटालिक सॉल्ट, मेटालिक सॉल्ट, इससे हम लोग ट्रीट करेंगे क्या, बेस को या एल्कली। ठीक है, मिलेगा क्या तुमको, सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, सॉल्ट मिलेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट जो मिलेगा वो है इंसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। एक ऐसा मेटल का हाइड्रोक्साइड मिलेगा जो कि सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेस का खासियत है जब उसको मेटालिक सॉल्ट के साथ रिएक्शन किया जाता है। मेटालिक सॉल्ट मतलब क्या, जैसे कॉपर सल्फेट है, ये एक मेटालिक सॉल्ट है। ठीक है, उसके बाद जैसे जिंक सल्फेट है, ये एक मेटालिक सॉल्ट है। ठीक है, और भी है, हम 2 से एग्जाम्पल तुमको दिखा रहे हैं। बेस ले लो, जैसे कि अगर तुम NaOH ले सकते हो, NH4OH ले सकते हो, कुछ भी लो, NaOH भी ले सकते हो। हम यहाँ पे NH4OH लिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है। ठीक है, ये पानी में सॉल्युबल है, इसलिए इसको तुम एल्कली भी बोल सकते हो। ऐसा अगर करोगे तो तुम्हें मिलेगा क्या, पहली बात तो एक सॉल्ट मिलेगा। कैसा सॉल्ट मिलेगा, ये वाला सॉल्ट मिलेगा, अमोनियम सल्फेट, क्योंकि यहाँ पे NH4 लिए हो तुम, और CuSO4 से ये CSO4 तुम्हें मिल जाएगा, मतलब NH4 होगा। ये तुम्हारा अमोनियम सॉल्ट है। और क्या मिलेगा, मेटल क्या था, कॉपर मेटल था, तो इसका हाइड्रोक्साइड मिलेगा जो कि इंसॉल्युबल होगा। ठीक है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड मतलब OH, कॉपर OH, इसका प्रेसिपिटेट तुम्हें मिलेगा जो कि इंसॉल्युबल है। ठीक है, इसका फॉर्मूला ठीक से लिखना, यहाँ पे तुम्हारा SO होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको ठीक से कॉपी करना, SO4, NH4 समझ में आ रहा है? इसका कलर होता है पेल ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। ठीक है, ZnSO4 में आते हो, ZnSO4 अगर तुम मान लो यहाँ पे बेस चेंज कर दोगे, नहीं भी कर सकते हो तुम, NH4OH से भी कर सकते हो, सिर्फ तुम्हारा ये जगह चेंज हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा Na आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तुम Na लिया हो इसीलिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो NaH ZnSO4 क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। सॉल्ट क्या होगा, यहाँ पे Zn लिए हो,
SO4 है, यहाँ पे Na लिखो और OH है, मतलब यहाँ पे तुम्हें मिलेगा सॉल्ट Na2SO4 मिलेगा। यहाँ पे NH4 मिला था क्योंकि तुम NH4 लिए थे और यहाँ से SO4 मिल रहा था। सेम चीज़ इसमें भी होगा, यहाँ से SO4 मिलेगा और NH से Na मिल जाएगा, मतलब Na2SO4 होगा। ठीक है, ये भी एक बेस है जो कि पानी में सॉल्युबल है, मतलब इसको भी तुम एल्कली बोल सकते हो। और क्या मिलेगा, मेटल का इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे मेटल तुम्हारा क्या है, जिंक है, तो जिंक मिलेगा, और हाइड्रोक्साइड मतलब OH, तो जिंक OH का होल 2 मिलेगा ऐसे प्रेसिपिटेट। ठीक है, इसका कलर क्या होगा, जेलेटिनस वाइट, जेलेटिनस वाइट, मतलब गाम का जैसे वाइट कलर होता है ना, गाम जैसा वाइट कलर वैसे मिलेगा, इसलिए इसको बोला जाता है जेलेटिनस वाइट। ठीक है, तो ये है तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी बेसिस का। ठीक है, अब आता है चौथा केमिकल प्रॉपर्टी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एसिड बेस चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारा रिएक्शन है, तो किससे कौन सा रिएक्शन करता है, कैसा रिएक्शन होगा, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अक्सर सवाल पूछा जाता है। अच्छा, चौथा केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, चौथा केमिकल प्रॉपर्टी है, अगर एल्कलीज को तुम गर्म करोगे, कोई भी एल्कली या कोई भी बेस को तुम गर्म करोगे एमोनियम सॉल्ट के साथ, तो तुम्हें मिलेगा क्या, एमोनिया गैस मिलेगा। तो ये भी एक एल्कली या बेस का खासियत है। कोई भी बेस या एल्कली को अगर तुम एमोनियम सॉल्ट से मिक्स करके उसको गर्म करोगे, एमोनियम सॉल्ट से ही मिक्स करना होगा, तब तुम्हें एमोनिया गैस मिलेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एमोनियम सॉल्ट। ठीक है, प्लस रिएक्शन करना पड़ेगा इसको एल्कली के साथ और मिक्सचर को हीट करना पड़ेगा। हीट करने से मिलेगा क्या, तुम्हें सॉल्ट तो मिलेगा। ठीक है, एमोनियम सॉल्ट अगर तुम हीट करोगे तो एमोनियम सॉल्ट टूट जाएगा, वहाँ से तुम्हें सॉल्ट मिलेगा और एमोनिया गैस मिलेगा, मतलब NH3। ठीक है, और क्या मिलेगा, पानी। ठीक है, तो देखो एग्जांपल से करते हैं। देखो एमोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला है NH4Cl। ठीक है, कोई भी एल्कली लो, जैसे मान लो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए, ठीक है, हीट करो इसको, मिलेगा क्या, सॉल्ट मिलेगा। क्या सॉल्ट होगा, यहाँ से NaOH से Na और NH4Cl से Cl, मतलब क्या हुआ, NaCl प्लस NH3 प्लस वाटर। ठीक है, NH3 गैस तुम्हें मिलेगा, तो ये ऊपर ऐसे दिखाना होगा, NH3 गैस ये ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा लो, एमोनियम सॉल्ट के साथ दूसरा वाला बेस लो, क्योंकि NH4Cl तो कांस्टेंट, ये तो रहेगा, ये तो एमोनियम सॉल्ट है। ठीक है, दूसरा किसी एल्कली लो, दूसरे एल्कली जैसे मान लो हम लेंगे, जैसे मान लो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। ठीक है, ये भी एक एल्कली है, इसको हीट करो, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 देना पड़ेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, CaOH का जो होल 2 है, जो बेसिक हाइड्रोक्साइड है, यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, ये जो Ca है ये अलग हो जाएगा और NH4Cl से Cl अलग हो जाएगा, मतलब Ca और Cl हुआ, मतलब सॉल्ट क्या मिलेगा, CaCl2 प्लस एमोनिया गैस, ये तो रहेगा अब पानी। ठीक है, बैलेंस करने के लिए तुम्हें यहाँ पे 2 NH3 देना पड़ेगा, यहाँ पे 2 पानी देना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो ये जो NH3 और H2 है ना, ये तो कॉमन है, ये तो मिलेगा ही, सिर्फ सॉल्ट बदल जाएगा फॉर्मूला, जैसे तुम बेस लोगे उस हिसाब से सॉल्ट का फॉर्मूला बदलेगा। तो ये हो गया तुम्हारा चौथा केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा तो यही सारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बुक से पढ़ लेना। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ बेस का देखना, तुम लोग का बुक में यूजेस दिया हुआ है, कुछ बेस दिया हुआ है और उसका यूजेस वगैरह भी दिया हुआ है, ये पढ़ लेना, एक चार्ट करके दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जिसका फॉर्मूला है NaOH। ठीक है, इसका अगर यूज़ का बात करें, ये कहाँ पे यूज़ होता है, मैक्सिमम यूज़ होता है साबुन में, साबुन को बनाने के लिए, मतलब मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, इसमें यूज़ होता है। ठीक है, दूसरा अगर बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा बेस है, उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला है CaOH होल 2। इसका दूसरा नाम भी है, इसको सिलेक्ट लाइम भी बोला जाता है, सिलेक्ट लाइम। ठीक है, इसका कहाँ पे यूज़ होता है, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सिलेक्ट लाइम का मेनली यूज़ होता है ब्लीचिंग पाउडर में। ब्लीचिंग पाउडर जो यूज़ होता है ना, वो ब्लीचिंग पाउडर में प्रिपरेशन के यूज़ होता है। ठीक है, और जो हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट करने के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ोगे। इसका 2 यूज़ है, एक है मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, मैन्युफैक्चर ऑफ
ब्लीचिंग पाउडर एक यहाँ पे यूज़ है, और दूसरा वाला यूज़ है हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, मतलब सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। ये दो यूज़ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। बहुत सारा है, हम जो जो इम्पोर्टेंट उसको वो वाला बताते हैं। उसके बाद आता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, ये सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, दोनों अलग है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ होता है ड्राइंग एजेंट में, ठीक है, यहाँ इसका यूज़ है मेरे लिए ड्राइंग एजेंट, ड्राइंग एजेंट में यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, ये दो यूजेस इसका है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग अगर पूछा जाए कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका कहाँ पे यूज़ होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला है MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ क्या है? ये यूज़ होता है एंटासिड में। हम लोग जो पेट खराब जब होता है ना, हम लोग क्या एंटासिड खा लेते हैं, जब गैस हो जाता है पेट में तो क्या होता है, दवाई मतलब एंटासिड खा बोला जाता है कि पेट में जब गैस हो जाएगा तुम्हारा, या तो कुछ ज़्यादा खा लिए इसके वजह से कुछ भी है तो डाइजेस्ट नहीं होता है खाना, मतलब क्या पेट में गैस हो जाता है, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम होता है, सफोकेशन होता है, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है कि एंटासिड का ज़रूरत है, ठीक है। तो एंटासिड क्या पेट में जाके उसको जो एसिड हुआ है तुम्हारा पेट में जिसके वजह से गैस निकल रहा है, ठीक है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि ये तो बेस है, ठीक है। तो पेट में जाके जो एसिड है जिसके वजह से गैस हो रहा है, उस एसिड को वो न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। तो तुम्हारा क्या जो तबीयत है वो पहले से अच्छा हो जाएगा। तो ये एंटासिड में यूज़ होता है, उस दवाई में ये डाला जाता है एंटासिड में, ठीक है। तो इसको अगर तुम यूज़ करोगे, इसको लिखोगे एज एन एंटासिड। एंटासिड का मेन काम ही है न्यूट्रलाइज करना, एसिड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस एसिडिटी को डिक्रीज कर देना, क्योंकि ये एक बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन करेगा, तो तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है एज एन एंटासिड, ठीक है, जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इसमें और भी दिया हुआ है तुम लोग का बुक में, ठीक है। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बता दिए, बाकी भी तुम बुक से पढ़ सकते हो, वो दिया हुआ है, ठीक है। तो आज का सेशन में इतना ही, ठीक है। तुम लोग का एक टॉपिक रिमेनिंग है इस सेकेंड पार्ट से, बेस से एक ही टॉपिक रिमेनिंग है, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे, एसिडिटी और एल्कालिनिटी। एसिडिटी क्या है, एल्कालिनिटी क्या है, और थोड़ा बहुत इंडिकेटर्स का कॉन्सेप्ट, पीएच स्केल का कॉन्सेप्ट है, तो ये डिस्कस कर देंगे। तो ये सेकंड वाला चैप्टर मतलब जो बेस का पार्ट है ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग सॉल्ट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।